अच्छा जी, तो ये था रमज़ान का कोई तीसरा रोज़ा और आज मैंने सोचा था कि अपने रूम की प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ। तो बस ये सजाद का एक कोट था और पैंट वगैरह ट्राउज़र्स वगैरह थे ना जो वो बाहर ही काफ़ी टाइम से हैंग हो रहे थे और रूम की कोई डीप क्लीनिंग या प्रॉपर क्लीनिंग करने का मूड होता ही नहीं था। लेकिन आज बस हिम्मत की कि सोचा सबसे पहले किचन में जाने से पहले मैं अपने रूम को प्रॉपरली क्लीन करूँगी। तो बस मैं आ गई थी हेल्पर के जाने के बाद। हेल्पर ने जो है झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया था और ये मेरी कैट्स की जो चीज़ें होती हैं ना, मैं प्रॉपरली इसको जगह पे रख देती हूँ क्योंकि वो अपने टाइम पर आकर इस पर सो जाती है, बैठ जाती है। अब है ना बारी थी इस ड्रेसिंग की, और इस ड्रेसिंग की जो क्लीनिंग थी ना, प्रॉपर क्लीनिंग, उसको किए हुए 3 से साढ़े 3 महीने या 4 महीने हो गए थे क्योंकि 2 महीने तो मैं पाकिस्तान रहकर आई थी और मुझे आए हुए भी ऑलमोस्ट अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा अब इधर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जमा थी क्योंकि पीछे से अयान होता था, फिर मेरी भांजी रुकने आई हुई थी, तो कुछ चीज़ें तो उसकी भी इधर-उधर पड़ी थी। एक मेडिसिन का पूरा शॉपर था, इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मुझे मिली थी। तो मैंने कहा सबका सामान इधर है, चले मैं पहले प्रॉपर्ली क्लीन करती हूँ और सबके जो सामान निकल रहे हैं ना, उनको अलग-अलग करती हूँ। बस सबसे पहले मैंने अपना जो ये लेज़ी सुज़ैन था उसको क्लीन किया। इसके ऊपर से जितने भी परफ्यूम्स थे ना, उनको निकाला। इतनी डस्ट जमी हुई थी बॉटल्स के ऊपर कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस एक-एक बॉटल को जो है ना मैंने प्रॉपर्ली क्लीन किया है और इसमें से कुछ परफ्यूम्स मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल है और कुछ परफ्यूम्स बिल्कुल लोकल मार्केट जो यहाँ पे दुबई में डे टू डे है ना, वहाँ से लिए गए हैं। तो वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्रांडेड फ्रीक बंदी हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कोई ब्रांडेड चीज़ें चाहिए होती है। बस मुझे अगर कोई 10-15 दिरहम की चीज़ भी अच्छी लग जाती है ना, तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और ये जो पीछे इतनी ज़ोर-ज़ोर से कैट की आवाज़ें आ रही है ना और बॉल की आवाज़ें आ रही है, छोटा प्लास्टिक का बॉल है। ये मेरी कैट है ना, पागलों की तरह खेल रही है। तो बस मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन वो भी अपना टाइम एन्जॉय कर रही है। ख़ैर बहरहाल मेरा ड्रेसिंग टेबल प्रॉपर्ली मैंने क्लीन कर लिया था और साथ-साथ ये जो फ्लावर थे ना, इसके ऊपर भी इतनी कोई मट्टी जमा थी ना, मैंने पहले इसको गीले कपड़े से कोशिश की साफ़ करने की, इस तरह से कि अगर ये प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए ना तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उससे डस्ट हट ही नहीं रही थी, तो बस मैंने इसको पॉट से निकाला और वॉश बेसिन में लेके गई और उसके ऊपर अच्छी तरह से रनिंग वाटर डाला। इतना पानी डाला कि सारी जो मट्टी है ना वो निकल जाए। बस इसको फिर अब मैं तेज़ी से वहीं पे झाड़ रही थी कि ताकि जो सारा एक्स्ट्रा वाटर है ना वो निकल जाए, और फिर बाहर लाके मैंने इसको बेड पे रख दिया था ताकि ये सूख जाए। और पॉट को भी जो है ना मैंने एक वेट क्लॉथ से, मतलब ये गीला कपड़ा ही था, उससे अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी ताकि जो इस पर भी डस्ट वगैरह चिपकी हुई है ना वो निकल जाए, क्योंकि ये सेरेमिक है ना, तो सेरेमिक पे आप लोग को आइडिया होगा कि किस तरह से डस्ट जम जाती है। बस अब जितनी भी खाली बॉटल्स थी या एक्स्ट्रा सामान था ना, वो सब मैंने फेंक दिया था क्योंकि इतना कचरा जमा हो गया था ड्रेसिंग के ऊपर कि जो काम की चीज़ें थी ना वो तो मिल ही नहीं रही थी। और ये जो बैग पर मैंने रखा है ना, ये कुछ रूम फ्रेगनेंस है और साथ साथ लोशंस है, कुछ हेयर सीरम्स है, कुछ ऑयल्स है, रोज़ वाटर है। अब गर्मियाँ आ रही है तो रोज़ वाटर ज़रूरी है स्किन के लिए, तो बस वो मैं लगाती रहती हूँ, स्प्रे करती रहती हूँ। अभी तो मौसम अच्छा है और यहाँ पर एसी चल रहा होता है ना, तो गर्म होता नहीं है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होता है, तो उसी से मैं स्प्रे कर लेती हूँ। और बस लेज़ी सुज़ैन में मैंने जितने परफ्यूम्स थे ना वो सब रख लिए थे प्रॉपर्ली साफ़ करके अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्रेसिंग इतने मज़े से क्लीन हो गया था और इतना अच्छा लग रहा था। जब घर साफ़ हो जाता है ना अच्छी तरह से, तो इतना दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये वाले फ्लावर्स का कलर मुझे इतना पसंद है, वाइट के साथ इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। बस ये मुझे, मैं एक ही बार गई थी ना तो मुझे ये कलर मिल गया था और अब मैं चाह रही थी अपने बेडरूम में जो साइड का एक कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह के कलर का एक पॉट लूँ। सेकेंडली अपने हॉल के लिए भी मेरा बहुत दिल था कि इस तरह के कलर का लूँ या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का लूँ, लेकिन मुझे ना यहाँ पर डे टू डे जो मेरे घर के नियर बाय है ना, वहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। जब भी मुझे इस तरह का कुछ मिला ना जो मुझे पसंद आए तो मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर परचेज़ करूँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और अब बारी थी अपने बेड को प्रॉपर्ली सेट करने की। ऐसे तो हेल्पर भी प्रॉपर्ली रख के जाती है जिस तरह से आप लोग को नज़र आ रहा है, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ऐसा होता है कि बेडशीट टाइट हो जाए। अच्छा, पहले मेरे ऐसे शौक़ नहीं होते थे हाँ कि बेडशीट प्रॉपर टाइट हो। बस ये मुझे लगता है जब हम लोग घर पर रहते हैं ना, तो रहते रहते हम ख़वातीन को, हम लेडीज़ को जो है ना अपने घर से अपनी चीज़ों से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। वरना मैं टोटली जो थी ना वो बिल्कुल जो एक वर्किंग वुमेन थी, मुझे ऐसा था बस ठीक है घर सेट है ओके है, लेकिन अब मुझे ऐसा होता है नहीं, बेडशीट प्रॉपर्ली होनी चाहिए, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से मैनेज होनी चाहिए। जिस तरह से मैं अपने प्रोफेशनली, मतलब काम में प्रोफेशनलिज्म था ना, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है अगर हम घर में, मतलब एक हाउसवाइफ है ना, तो अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। अब या तो ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, चाहे वो अपना वर्किंग वुमेन हो एज अ तब भी, या फिर एक हाउसवाइफ हो तब भी।
तो खैर अब इसके बाद बारी थी रूम को खुशबूदार करने की। तो मैंने वही जो मेरा फेवरेट सिवार है ना, वनीला सिवार, ये मैंने डे टू डे से लिया था। आई थिंक 10 या 11 दिरहम का आता है, लेकिन ये बॉटल काफ़ी लंबी चल जाती है और इससे इतना अच्छा खुशबूदार कमरा हो जाता है। और इसमें ना और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बस यही पसंद आता है, तो मैं यही लवेंडर वाला ले लेती हूँ। अब आप लोग देखो, कमरा इतना अच्छा चमक रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, साफ़ सुथरा, इतनी अच्छी से क्लीनिंग हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि मेरा हॉल भी जो है ना वो प्रॉपर्ली क्लीन था। तो मैंने सोचा कि हॉल के अंदर तो लोबान जलाना चाहिए, मतलब ऊद जो यहाँ पर दुबई में बहुत फेमस होता है। तो वैसे तो मेरे पास वो जो था ना लोबान जलाने का, वो इलेक्ट्रिकल था। और ये मैं लास्ट अभी जब डे टू डे गई थी ना, बल्कि अभी लाई शायद, ये मैं बहुत पहले जो 2-3 महीने पहले शॉपिंग की थी ना अपने पाकिस्तान वाले घर के लिए, तब ले आई थी। तो बस मैंने कोयले को जला लिया था और अब इसको है ना मैं हॉल में ले आई थी। और साथ साथ जो मैं इस बार ये लाई थी ना डे टू डे से, ऊद है ये, और इतनी अच्छी कोई खुशबू है, बस इसको कोयले के ऊपर रख देंगे और पूरा जो हॉल था ना वो धुआं धुआं हो गया था, लाइक खुशबू खुशबू हो गया था। और इतना अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, घर साफ़ सुथरा हो, घर में खुशबू आ रही हो और इतना बड़ा बाबरकत महीना हो, तो आप यकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है ना। इस तरह मैंने इसको सेंटर टेबल पे रख दिया था और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी और बहुत ज़्यादा देर तक ये जल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बस पूरे घर को प्रॉपर्ली क्लीन करने के बाद, खुशबू करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। साथ साथ मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मैं बना रही थी आज आलू और जो चिकन का कीमा है ना, उसके जो मुठी वाले कबाब बनते हैं ना, वैसे बना रही थी। अच्छा, ये मेरा खुद का ही वेरिएशन था, खुद ही सोच लिया था, कुछ कहीं देखा नहीं था। तो बस पैन के अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल को स्प्रे किया, साथ साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसको थोड़ी देर के लिए भूना। और कीमा मैंने निकाल लिया था सुबह ही और उसको अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया था। तो उस कीमे को मैंने इसके अंदर डाला और अच्छी तरह से अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना उसके साथ भून लूँगी। ठीक है, इतनी देर तक भूनूंगी कि बस कीमे का कलर चेंज हो जाए। और जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हुआ ना, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची, थोड़ा सा स्टीम रोस्ट मसाला, हल्दी, थोड़ा सा तिक्का मसाला और नमक डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बस ये कुछ बेसिक स्पाइसेस ये जो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लिया था। ये ऑलमोस्ट है ना सारे वही मसाले जो आई थिंक हम लोग समोसों में ऐड करते हैं ना, बस उसी तरह से इसको भून लेना है। बिल्कुल जब ये पानी ड्राई हो जाए ना, उतनी देर तक भूनना है। बस उसे इतनी देर तक भूनेंगे कि सारा पानी जो है ना वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, मतलब ड्राई हो जाए। और बस जैसे ही ये कीमा रेडी हो गया ना, मैंने इसको जो आलू मैश किए थे ना उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा गरम गरम है ना, तो साथ ही इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया, पुदीना, कटी हुई मिर्ची ये ऐड कर लिया था, हरी मिर्चियाँ काट के डाली हुई थी वो। और बस इनको अच्छी तरह से गरम गरम ही जब आप मिक्स करोगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। और साथ साथ थोड़ा सा नींबू ऐड कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोग को जो भी फ्लेवर्स और मसाले पसंद है आप लोग वो ऐड कर सकते हो। और बस ये सब रेडी था और मैंने बटर पेपर को कटिंग किया, ट्रे के ऊपर अच्छे से फैलाया और कबाब को बनाना शुरू किया। और एक के बाद एक कबाब मैं बनाती जा रही थी। अच्छा, आप लोग चाहो तो उसको राउंड शेप में भी कर सकते हो, उसको बॉल का शेप भी दे सकते हो, मतलब हम कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मुझे तो ये वाला शेप देना था तो मैंने ये दे दिया और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतने सारे बन जाएंगे। तो बस मैंने फिर इसको क्या किया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक दिन एक बना लिया और दूसरे दिन दूसरा। और ये साथ साथ मैंने बना लिया था कस्टर्ड, ये केक कस्टर्ड था। मैंने केक मंगवा लिया था, स्पंज केक, क्योंकि हर चीज़ की वीडियो लॉन्ग लॉन्ग दिखाती हूँ ना तो वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस केक कस्टर्ड भी रेडी था, इसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। साथ साथ मैंने जेली भी बना ली थी, उसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद मैं अगेन आ गई थी किचन में, क्योंकि अब ऑलमोस्ट इफ्तार का टाइम करीब था और सारी चीज़ों को मुझे फ्राई करना था। बस कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक अंडा फेंट लिया था, साथ साथ थोड़ा सा ब्रेड क्रम ले लिया था। और अब जिस तरह से हम लोग अंडे में लपेट के, ब्रेड क्रम में लपेट के कबाब फ्राई करते हैं ना, सेम इसी तरह से मैं भी इन कबाबों को डीप फ्राई करूँगी। पैन में पहले ऑयल ले लेंगे, जब तक ऑयल अच्छी तरह से गर्म नहीं हो जाता ना, तब तक हम कबाब नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुक है ना, इसमें पकाना तो है नहीं। तो बस मैंने जो है वो ऑयल को जो है ना हाई फ्लेम पे ही रख दिया था गर्म होने के लिए। और इतनी देर में साथ साथ मेरी बिरयानी भी बन गई थी, मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी।
तो बस उसकी लेयर्स लगा रही थी क्योंकि बिरयानी को दम पे रखना था। तो बस लेयर लगाने के बाद ऊपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, थोड़ी सी फ्राइड अनियन को रख के मैंने इसको दम पे रख दिया था। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि खाने वाले तो 2 है और इस पर भी अयान डाइट पर है, तो इतना सारा खाना क्यों? तो मेरा भांजा आया हुआ है पाकिस्तान से, वो मेरे पास ही रह रहा है और ऑब्वियस सी बात है, रमज़ान है, बड़ा महीना है, तो इतनी चीज़ें तो बनती है। जबकि मैं यही सोच रही थी यार इस बार रमज़ान में मैं क्या ही अपने लिए मेहनत करूँगी, अयान तो डाइट पर है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतने बरकतों वाले महीने में भी मेरे घर मेहमान भेज दिया, तो मेरा दस्तरख़्वान भी वसी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अच्छा लगता है, मतलब सबके लिए बनाते हुए, सबके लिए काम करते हुए। एक आध चीज़ थोड़ा सा अयान भी ले लेता है क्योंकि उसका भी दिल होता है डेफ़िनेटली, माशाल्लाह से खाता पीता हुआ बच्चा है और इस उम्र में तो बच्चों को खाना पीना चाहिए ही होता है। लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है, वेट लॉस भी करना है, वो भी ज़रूरी है। तो बस एक आध चीज़ मैं टेस्ट के लिए दे देती हूँ कि टेस्ट की हद तक ओके, बट पेट भर के तो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें इतनी तेल वाली नहीं मिलेगी। लेकिन मैं और दानियाल जो है वो तो माशाल्लाह से खाते ही है, साथ साथ अली भी आ जाता है कभी कभी रोज़े में, इफ्तारी में, तो फिर इतना सब कुछ तो चाहिए ही होता है बच्चों को। और अब बन रहे थे वड़े, क्योंकि अयान ने कहा था अम्मा 1-2 वड़े तो मैं लूँगा ही लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत चीट डे चल रहा था उसका उस दिन। तो उस दिन उसने थोड़ी सी बिरयानी भी खा ली थी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया था, लेकिन फिर वही नेक्स्ट डे से प्रॉपर डाइटिंग पे आ गया था। और नेक्स्ट डे फिर मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई भी नहीं थी, बस शायद पकौड़े थे और आई थिंक समोसे थे और साथ साथ निहारी बना ली थी। तो बस इतना ही कुछ बनाया था। लेकिन जब सब होते हैं ना तो फिर मैं ज़्यादा कुछ ही अरेंजमेंट्स कर लेती हूँ। समोसे भी दानियाल ने कहा खाला मेरे लिए प्लीज़ समोसे भी फ्राई कर देना, तो मैंने कहा ओके, समोसे तो रेडी है इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। समोसे भी फ्राई हो गए थे, साथ साथ मैंने शरबत बना लिया था। और अब इफ़्तार का टाइम है ना, बिल्कुल सर पर था, लाइक बिल्कुल ऐसा था कि बस इफ़्तार अभी हुई तो अभी अज़ान हुई और बस शरबत भी हो गया था, ऑलमोस्ट समोसे भी हमारे डन हो गए थे। तो बस मैंने उसको प्लेट में निकाल लिया और हम सब आ गए थे रोज़ा इफ़्तार करने के लिए। बस अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, आमीन सुम आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट कस्टर्ड रह गया था, तो मैंने बस फटाफट से जेली को कट किया, कस्टर्ड के ऊपर डिज़ाइनिंग की, नॉर्मल सी जिस तरह से हम लोग करते हैं, इन सब को रखा और मेरा कस्टर्ड भी अल्लाह का शुक्र है रेडी था।